नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी नजर आ रहा है। वास्तव में इसको लेकर जो भी स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं वो अपने आप में एक अलग तरीके का माहौल, राजनीतिक माहौल क्रिएट कर रही है उत्तर प्रदेश में। और अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को लेकर एक अपने धुन में, अपने सुर में वो बढ़ रही है आगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष और खास तौर पर समाजवादी पार्टी जाति जनगणना को लेकर भाजपा पर, उसकी सरकार पर हल्ला बोल रही है। पिछड़ी और अति पिछड़ों के वोट बैंक को पूरी तरीके से केंद्रित करके समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल जाति जनगणना पर तुले हुए हैं और एक दूसरे से आगे रहने की होड़ भी लगाए हुए हैं। जाति जनगणना को लेकर जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उसमें शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन बवाल हंगामा ना हुआ हो, सरकार के रवैये को खंगाला जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जिलावार भी समाजवादी पार्टी ने जाति सम्मेलनों के जरिए हल्ला बोलने की रणनीति बनाई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जाति सम्मेलनों पर रोक लगाई है, इसलिए इसे जो इस जाति सम्मेलन है, जाति जनगणना सम्मेलन है, जाति जनगणना के लिए लोगों के बीच में और खास तौर पर पिछड़ों के बीच में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इन कार्यक्रमों को, इन सम्मेलनों को नाम दिया जा रहा है संगोष्ठी। जैसे एक बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी कह के जाति सम्मेलन किया करती थी। इसको लेकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव की लगातार सक्रियता हो रही है और बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा कि अगर वह प्रदेश में जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव गंभीर होते तो अपनी सरकार में ही उन्हें कराना चाहिए था। यही बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है और इसी मुद्दे को लेकर चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो बसपा और भाजपा को एक साथ खड़ा कर रहे हैं लोगों के बीच में। बसपा जाति जनगणना के जबरदस्त समर्थक है, मायावती ने उसके आगे कहा है। और प्रदेश में ये नहीं बल्कि देश भर में एक जाति जनगणना कराने के लिए वो केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज विधानसभा के अंदर शिवपाल यादव ने मोर्चा लिया तो विधानसभा के बाहर अखिलेश यादव ने नोएडा में जाति सम्मेलन में हिस्सा लेकर हुंकार भर दी। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह यादव ने प्रश्न किया कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना कराएगी। सरकार की ओर से लिखित जवाब दिया गया, जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, इसलिए वो नहीं करा सकती। जाति जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और बवाल चल रहा है। एक तरीके से एक राजनीतिक बवंडर खड़ा करने की कोशिश है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि प्रदेश का नैरेटिव अब बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्य के रूप में हो रही है। विपक्षी दलों के पास कहने को कुछ है ही नहीं। उनके शासनकाल को याद कर लोग सिहर जाते हैं। गुंडई, अराजकता, दंगे चरम पर थे। पूरी तरीके से सरकारी संसाधनों की लूट मची थी। समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश पाठक के इस आरोप को एक तरीके से काउंटर किया, तीखा हमला किया और कुल मिलाकर आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव, जो कि अब परिवार में एका होने के बाद अखिलेश यादव के बाद पार्टी में उत्तर प्रदेश में दूसरे बड़े नेता हैं। शिवपाल यादव ने लोकसभा माफ कीजिएगा विधानसभा के अंदर उन्होंने मोर्चा लिया और जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की अगर आबादी तय हो जाएगी तो साफ हो जाएगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
शिवपाल यादव को सुनिए। भी जाते हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर मंत्री जी का कोई असर नहीं पड़ता है। चिट्ठी भी लिख देते हैं, माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, लेकिन चिट्ठी का भी कोई भी अधिकारियों पर असर नहीं पड़ता है। तो बताइए ऐसे छापा मारने से क्या फायदा है माननीय मंत्री जी। और माननीय मंत्री जी ने कल समाजवादियों के लिए कुछ क्या डाला। शिवपाल यादव तौल तौल के विधानसभा में भाजपा पर हमला कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब सदन के अंदर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के नेतृत्व में आक्रामक नजर आ रही है। कहे कोई चाहे जो कुछ, लेकिन यह बात 100% सही है और एक मजबूत विपक्ष टक्कर दे रहा है सत्ता पक्ष को। ब्रजेश पाठक ने तीखे हमले किए समाजवादी पार्टी के नेताओं पर और उन्हें पता नहीं क्या क्या कह डाला। हमने पूरी बात सुनी माननीय सदस्य। कल जो महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हम इसी पर बताइए। एक आप लोग नहीं किया ना, मेरे को संचालन करते आप लोग चलाएंगे। पूरी तरह से ये झलक रहा था कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ है। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं, चाचा तो सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्ज कराने का काम किया है। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। शिवपाल ने सरकार पर हमले किए तो ब्रजेश पाठक ने पता नहीं पुराने कागज निकालकर 2017 से पहले के तमाम अखबारों की कटिंग लेकर आ गए कि देखिए, अखबार लेकर आए कि देखिए अस्पताल वेंटिलेटर पर। अरे आपकी सरकार में तो मरीज ही वेंटिलेटर पर चले गए हैं। बड़ी हालत खराब है। जवाब आपको भी देना होगा, जवाब उनको भी देना होगा। जनता जनार्दन से कोई बच नहीं सकता। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर नोएडा में एक सम्मेलन को संबोधित किया, उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की। वो भी जरा उनका अंदाज देखिए। समाजवादी पार्टी को बहुत चिंता है कि जाति जनगणना हो और उनसे कहिए कि अपनी असिस्टेंट गिरी छोड़ें। ये सवाल मुख्यमंत्री जी का है, सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा गया है। वो अपने विभाग का बजट तक नहीं बढ़ा सकते। जो मंत्री अपने विभाग का बजट न बढ़वा पाए, बड़े विभाग से छोटा पहुंच जाए, जनता ने जिसको नकार दिया हो, वो क्या जवाब देंगे? और उनके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक खाम कहां कूद रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछे नहीं गया। वो असिस्टेंट गिरी छोड़ दें, शुद्ध यूपी की भाषा में चलही छोड़ दें, वो चलही मत करें। ये सवाल मुख्यमंत्री जी से है और जवाब मुख्यमंत्री जी से ही विपक्ष चाहता है। और फिर वो क्या बात करते हैं? अपने विभाग का जो मंत्री बजट न बनवा पाए, 1 रुपया बढ़वा पाए, वो क्या बात करेगा? ब्रजेश पाठक का ही पलटवार सुनिए। बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश की चिंता सर्वाधिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेट के रूप में हो रही है। हम राउंड द क्लॉक सभी जिलों में बिजली दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी उच्च कोटि की हैं।
बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प योजना के तहत बेहतर से बेहतर बने हैं। हमारे पास एक विमर्श बना है कि आर्थिक मोर्चे पर हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। विपक्षी दलों के पास कहने को कुछ है नहीं। उनके शासनकाल को लोग याद करके सिहर उठते हैं। गुंडई, अराजकता, दंगे चरम पर थे। पूरी तरह से सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनको कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विकास के जो पैमाने इनकी सरकार में थे और हमारी सरकार में थे, जो लाया वो जाति जनगणना का सवाल कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं कि सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। खैर जो भी हो, लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि क्या जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर नस है क्या? ये बड़ा प्रश्न है कि बार बार इससे उसके नेता बच क्यों रहे हैं, और जो कमजोर नस बनती जा रही है उसको विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, उस पर बार बार उस कमजोर नस को दबा देती है। ये जो नस दबाने की राजनीति भारत में बहुत दिनों से चलती आ रही है। कोई किसी तरीके से दबाता, कोई किसी तरीके से। लेकिन अब ये जो एक वोट बैंक का मसला है, ओबीसी, समाजवादी पार्टी ओबीसी की बहुत मजबूती से राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो आधार, जनाधार भी है, बहुत सारा कुछ ओबीसी पर टिका हुआ है। और ये मुद्दा उठाकर बिहार से ये जो हवा चली, उत्तर प्रदेश में भी अभी तेजी से बहने लगी है। और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हवा अगर इसी तरह 2024 तक बहती रही, विपक्ष अपना मुद्दा इसको इसी तरह उठाता रहा, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा बीजेपी के सामने। और बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने के लिए रण में भी उतर चुकी है। उसके नेता कह रहे हैं कि हम इस बार 80 की 80 जीतेंगे। 80 की 80 सीटें जीतना आप समझ सकते हैं ना, पूरी की पूरी सुबड़ा साफ। क्या यह संभव है? एक बड़ा प्रश्न है। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के उस पार मंथन शुरू करेंगे। जातीय जनगणना का सवाल, सड़क से सदन तक बवाल, हंगामा, मंथन आज इसी पर हम कर रहे हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं। सबसे पहले ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामलोटन निषाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर और बहुत ही सीनियर आईएएस रहे डॉक्टर अनीस अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत अंसारी साहब, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता समनम पांडे जी जुड़ी हैं, समनम जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मनोज यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, यादव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद बिलाल भाई आपका के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश के बहुत ही संजीदा और वरिष्ठ पत्रकार नवेद सिको साहब भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद नवेद भाई। मैं मंथन की शुरुआत आज एक ऐसे व्यक्ति से करूंगा जिनका ब्यूरोक्रेसी में बहुत लंबा अनुभव रहा है, और अल्टीमेटली जो राजनीति होती है वो एक आम आदमी के लिए होती है, उसके कल्याण के लिए होती है, उसका जीवन स्तर सुधारने के लिए होती है। और ब्यूरोक्रेट भी जब शपथ लेता है लोक सेवक के रूप में, तो वो भी आम आदमी के कल्याण के लिए काम करता है। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, ये जातीय जनगणना का पेच लगातार उलझता जा रहा है और सदन से सड़क तक। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा तो जवाब देने ब्रजेश पाठक साहब आ गए। वो पूछ रहे जातीय जनगणना कब हो गई, वो कह रहे तुम्हारी सरकार में लूट मची थी। मतलब सवाल ईरान का, जवाब तुरान का। डॉक्टर अनीस अंसारी, और पब्लिक अल्टीमेटली इस तरीके की पॉलिटिक्स है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर वेल डायरेक्टेड पॉलिटिक्स नहीं है तो अल्टीमेटली जनता सफर करती है। जरा ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, कास्ट सेंसस मेरी नाचिज़ नज़र में बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पर मौजूदा जो फाइनेंशियल है उसमें 8,28,000 करोड़ रुपए का बजट खाली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए है। उसके अलावा शिक्षा, हेल्थ, वीमेन एम्पावरमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनमें और ज़्यादा दूसरी अमाउंट है। तो इतना जब रुपया खर्च हो रहा है तो बिना किसी डेटा के, बिना किसी सूचना के अगर खर्च हो रहा है तो ये सही तरीका नहीं है। साइंटिफिक तरीका ये है कि हमें मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान को, हमारी सरकार को, समाज को पता होना चाहिए
कि कितने ओबीसी हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कहाँ पर हेल्थ में कमजोरी है, कहाँ पर एजुकेशन में कमजोरी है, लाइवलीहुड की स्कीमें कैसे लागू की जाए। अब हमारी सरकारें बरसों से जानवरों तक का सेंसस करते हैं हर 4 साल में। पिछली सेंसस अगर आप उठा के देख लें 2020 से पहले की, तो पता चल जाएगा कि किस जिले में, किस ब्लॉक में, किस ग्राम पंचायत में कितनी बत्तखें हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने मुर्गे हैं। तो जब इतनी इनसिग्निफिकेंट आबादी जानवरों की, उनका हम डेटा रखने की कोशिश करते हैं हर 4 साल में, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि इंसानों के बारे में, हिंदुस्तानी शहरियों के बारे में, जो बुनियाद है डेमोक्रेसी के, उनके बारे में जानकारी ना हासिल की। डॉक्टर साहब, ये क्यों जरूरी है? बार बार क्यों यही बात राग अलाप रहा विपक्ष? जरूरी क्यों है भाई? नहीं भी हो सकती तब भी काम चल रहा देश का। नहीं, ये काम तो ऐसा है कि आप आंखें बंद कर लें और सड़क पे निकल जाए तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आपका हाथ पकड़ पकड़ के किनारे पहुंचा देगा, आपको चोट नहीं लगेगी। लेकिन वहाँ पे अल्लाह का बंदा होना जरूरी है। एक ऐसे समाज में जहाँ पर बराबर स्ट्रगल 2,500-2,000 साल से इस पे चल रही है कि अपर कास्ट डोमिनेशन, वो मेजर आबादी जो है हिंदुस्तान की मेजॉरिटी है, उसको दबाने की कोशिश करती रही है। ये तो कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है और उसमें इक्वलिटी की क्लाजेस हैं, इस वजह से डेमोक्रेसी के कंपल्शन की वजह से काफ़ी हद तक इक्वलिटी आई। ऐसे समाज में जो कास्ट के बुनियाद पे बटा हुआ, उसमें अगर आप डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं तो जो तबके महरूम हैं उनके बारे में जानकारी आपको पूरी नहीं मिलेगी। क्या लॉजिक है कि हम जानवरों की सेंसस करते हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कौन सा जानवर आबादी में घट रहा है, बढ़ रहा है, कौन सी नस्ल। इसीलिए सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए डेटा जरूरी है। यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार ने भी 18 से नहीं 19वीं सदी में कास्ट सेंसस शुरू किया था। लास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ है ब्रिटिश पीरियड में 1931 का था। अगर 1931 की मरदमशुमारी के डेटा ना होते तो हमारी सरकारों को 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, पता ही नहीं चलने पाता कि ओबीसी की कितनी आबादी है। आपको एक लेटेस्ट में डेटा देना चाहता हूं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के ऊपर आधारित है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोविड से पहले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, शेड्यूल कास्ट का तो सेंसस होता ही है, और उनकी हालत कैसी है। उसमें उन्होंने पाया, उनका मोटा मोटा अंदाजा है कि वो सैंपल है, 100% नहीं है सेंसस की तरह। उन्होंने पाया कि तकरीबन 60% आबादी हिंदुस्तान की ओबीसी की है। इस ओबीसी की बास्केट में लगभग 1/4 यानी 15-14% के करीब जो है मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम ओबीसी जिनको पसमानदा कहा जाता है, और बाकी लोग हिंदू, सिख और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो शामिल है। तो 60% टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक ओबीसी है हिंदुस्तान में, और 30% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है। उसका ब्रेकअप ये है कि शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% से बढ़ के अब हो गई 19%, और शेड्यूल ट्राइब की आबादी 11% से बढ़ के 19% करीब हो गई। तो ये जो आबादी का ग्रोथ हुआ है, इससे ये जाहिर है कि हमारे मुल्क में मेजर आबादी ओबीसी और दलितों की है। तो अगर उनके लिए कुछ प्लानिंग करनी है, उनके लिए कोई रेमेडियल मेजर्स इख्तियार करने हैं, तो उनका डेटा हमारे पास होना चाहिए। ठीक बात है। इसी वजह से सोनिया गांधी जी की जो सरकार थी पिछली वाली, उन्होंने एक कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था। उसका रिजल्ट नहीं आने पाया, लेकिन उस सर्वे में यही कोशिश की गई थी कि जो पिछड़ी हुई तबके हैं, जो एक्चुअली अगर आप कहें कि हम भारतीय हैं, तो अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि भारतीय सिर्फ अपर कास्ट के लोग हैं, तो मुश्किल से 15%, 10%। भारतीय का मतलब ही है ओबीसी और दलित, और उसमें औरतों की तादाद है 49% करीब। तो इतने जो मेजर आबादी है, अगर उनके बारे में डेटा इकट्ठा नहीं किया जाएगा तो कोई अच्छी साइंटिफिक प्लानिंग नहीं हो सकती। ठीक बात है, ठीक बात है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। अब बहुत सारे बिंदु इकट्ठा हो गए हैं, तो मैं सीधे भी शबनम जी के पास ही जाऊँगा, फिर बाकी लोगों के पास आऊँगा। शबनम जी, अनीस अंसारी साहब कह रहे हैं कि जब पशुओं का डेटा एकत्र किया जाता है, जब पशुओं की मर्दमशुमारी तक की जाती है इस देश में, तो ओबीसी की क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है, और एक कटाक्ष भी है, एक तंज भी है। दुर्गेश जी, सबसे पहले कि इंसान को पशुओं के बराबर तौलना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने यहाँ तक पशुओं से कमतर ही तौल दिया। हम तो मैं गाय को अपनी माँ कहते हैं।
हम गाय को अपनी माँ कहते हैं। नहीं, हम गाय को माँ कहते हैं, लेकिन इन्होंने पूरे पशु जाति पे इन्होंने कहा। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहती हूँ कि अगर जातियों का बंटवारा ब्रिटिश काल में हुआ, धर्म का बंटवारा ब्रिटिश काल में हुआ, तो क्या उस बंटवारे को पाटने का काम भी नहीं होना चाहिए? जातियों की जानकारी, ओबीसी में कितनी जातियां, इसकी जानकारी होने पे अगर सपा सरकार एक जाति विशेष को सारी भर्तियां कराता है और सारी सुविधा देती है, तो क्या ये बताता नहीं कि किस तरीके से जातियों की जानकारी ने उनको सुशासन करने से पछाड़ दिया? और शायद यही बात है कि जो सपा सरकार आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो अपने जब सत्ता में रहे थे और डबल इंजन की इनकी सरकार थी, यूपीए में भी ये बैठे थे और उत्तर प्रदेश में भी, जाति जनगणना तो दूर, जिस जाति को, एक विशेष जाति पे जो कृपा इन्होंने की और ओबीसी और एससी एसटी की सब जातियों को जो उपेक्षा की, ये किसी जनता से जनता इसको भूल नहीं सकती है। और सही कहा डिप्टी सीएम साहब ने कि इनके शासनकाल को याद करके जनता सिहर जाती है, और शायद यही वजह है कि 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है, उसको लाया। आज जाति जनगणना लंबे अरसे से भारत में नहीं हुई है, और ये केंद्र सरकार के हाथ में है, ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। ये भरमाने का काम भी ये बंद कर दे, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में भी बहुत तरीके से भरमाया था लोगों को। लेकिन बात क्या थी कि केवल पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना। अब हमारी सरकार सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से पिछड़े हुए लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाती हैं, और उन योजनाओं से कैसे लाभान्वित किया जाता है उसका उदाहरण तमाम योजनाएं बताएंगी, जो लाभार्थी के बड़े वर्ग को उत्तर प्रदेश में स्थापित करती है। ठीक बात है सबनम जी, और बिल्कुल देश के अन्य राज्यों को पछाड़ देती है इसमें। तो ये दिखाता है कि कैसे सबका साथ, सबका विकास पारदर्शी तरीके से किया जा सकता है। अगर हम बंटवारा करके करना चाहते हैं, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ। ठीक बात है, ये मैं इसका जवाब मैं लूंगा अभी मनोज यादव से, मैं पूछूंगा। लेकिन सबनम जी कह रहे हैं कि हमारा राज्य बहुत एक नंबर पे है, तो देखना होगा इस पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण। अभी मैं डेटा कहीं देख रहा था कि गुजरात विकास के जो मानक है उस पर 1 नंबर पर है, हम कहीं 15वें 16वें 17वें पर हैं, ऐसी जानकारी है। मैं बहुत पुख्ता नहीं हूँ, लेकिन अपने आप में ये विषयांतर हो जाएगा। लेकिन मेरा जो मुख्य मुद्दा यही है कि जाति जनगणना क्या बीजेपी की कमजोर नस है? आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, जाति जनगणना पर क्यों बवाल। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सबनम पांडे जी ने बहुत सारी बातें कही, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इन लोगों के पास है नहीं, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं और हम उस खाई को पाटना चाहते हैं। मनोज यादव, क्यों समाज को तोड़ रहे हैं भाई? जाति जो भ्रमजाल आप लोग फैला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या समाज ने आपका गुनाह किया है, या सिर्फ वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं आप? नहीं दुर्गेन जी, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी ने जोड़ने का काम किया, हमने किसी से नफरत नहीं की। अगर हमने पिछड़ों के मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, तो हमने बहुत सारी ऐसी सवर्ण की भी जातियां थी जिनको हमने पिछड़ा बनाया, जो शायद वो उस कैटेगरी में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रही थी। ये सारे आंकड़े कोई कथा या कोई काल्पनिक कहानी सुनाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीजें हकीकत में हैं। हिस्ट्री ऑफ यूपी, हिस्ट्री ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, सब अगर जब उठाएंगे किस मुख्यमंत्री ने क्या किया, वो सब कुछ सामने है। एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जाति हमने नहीं बनाई, और जिसने बनाई है वो आरएसएस के संघ संचालक महोदय ने बता भी दिया है, इसलिए हम इसके दोषी भी नहीं है। जिसने बनाई है और जिसने हमारी जाति को कहा है, मतलब पिछड़ों में तो पता नहीं कितनी हजार जातियां हैं, 7,000 पता नहीं कितनी बना दी हैं, तो उसमें 45, हाँ, वो हमारा दोस्त तो है नहीं। और आप ये कह रहे हैं, जो आपका एक सबसे बड़ा नारा है, हर चुनाव जीतने के बाद एक सेंटेंस उसमें बढ़ जाता, सबका साथ सबका विकास था, फिर सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हुआ, फिर सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, फिर सबका प्रयास हो गया। 4 सेगमेंट में ये नारा बन गया। बड़ी मुश्किल से मैंने याद किया है, क्योंकि ये है भी बड़ा टिपिकल नारा। लेकिन आप ये बताइए, जब मैं पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के चांसलर की, वीसी की मैं अगर लिस्ट उठा के देखता हूं, तो वहां मेरे पिछड़े का
कोई सिस्टम ही नहीं नजर आ रहा है, कोई नहीं। क्या पिछड़ों की पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं है, अथवा क्या पिछड़े उस लायक नहीं है, क्या उन्होंने वो डिग्री नहीं हासिल करी कि वो वाइस चांसलर बन सके विश्वविद्यालय में? और मैं किसी सेगमेंट को छूना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं आईएएस की लिस्ट उठा के देखता हूं तो हर साल आईएएस में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब है, या मैं इसमें चला जाऊं, जुडिशरी में जाता हूं तो मैं उसका जब रिजल्ट देखता हूं, जो एक बड़ी कठिन परीक्षा है, उसमें भी पिछड़ों की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई आरक्षण की देन नहीं है, वो उनके नंबर्स हैं, उनकी काबिलियत है। लेकिन इस सरकार को कोई पिछड़ा मिलता नहीं है। लेकिन बीजेपी हमसे सवाल पूछ रही, दुर्गेंद्र जी, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपकी डिबेट में बता रहा हूं कि हम ये मांग अब क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको 2 दशक पीछे ले कि इस 2 दशक की राजनीति में, लगभग 2.5 दशक की राजनीति में, भारत में कोई सशक्त पिछड़ा प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया। ये बात अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। कोई आया तो 2014 में आया, वो भी पिछड़ा था और बहुत ताकतवर और बहुमत के साथ आया, जिसका दम्भ है, अपने दम्भ की बात करता है। तो फिर जाहिर सी बात है, मानने की बात तो मांग तो बनती है। दम है कि दम्भ है भाई, ये स्पष्ट कर लो आप। दम्भ है कि दम है? दम, हम तो कह रहे हैं दम है, दम कम। दम भी कह सकते हैं, वो दम भी कह, लेकिन वो दम कहां निकल जाता है ये बात बता दे रहा हूं। वो दम इसलिए निकल जाता है कि वो पिछड़े के प्राइम मिनिस्टर जो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं पिछड़ों के लिए, वो एक धर्म ग्रंथ की तरह है वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में से प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, तो मुझे संशय होता है क्या ये पिछड़े प्रधानमंत्री हैं अथवा वोट लेने के लिए मात्र हैं क्या? ये मुझे आऊंगा। मनोज जी को कंप्लीट करने दिए, मनोज जी कंप्लीट करिए। फिर एक महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, पिछड़े के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने बिना आंदोलन, बिना क्रांति के सवर्णों को 10%, सॉरी माफ करिएगा, गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण दे दिया, बिना कोई क्रांति, बिना कोई मांग के। और पिछड़ा चिल्ला रहा है साहब ये 27% वाला कैप हटाओ। अच्छा, आपकी क्या इच्छा है? मतलब जो गरीब सवर्ण है वो भी क्रांति करें तभी मिले उनको? अरे भाई, उनको आसानी से मिल गया तो क्या दिक्कत है? और एक पिछड़े प्रधानमंत्री ने दे दिया। मैं कह रहा हूं बधाई देता हूं, मैं बधाई देता हूं, लेकिन पिछड़ों के नाते कम से कम मोदी जी मंडल सिफारिश की मां तो पढ़ लीजिए, उसका पन्ना तो पलट लीजिए। 2 सिफारिशें लागू की समाजवादी पार्टी ने, उनको कहां आरक्षण मिला? राजनीतिक रूप से नगर पंचायत और नगर निकाय में मिला, और शैक्षिक रूप से मिला। शैक्षिक रूप से तो अर्जुन सिंह जी ने दिया अभी हाल ही में, यूपीए की जब सरकार थी। और राजनीतिक रूप से दूसरा आरक्षण हमको कहीं मिल नहीं रहा है। ये सारी बातें हम बीजेपी से नहीं पूछे तो किससे? मैं नवाब शरीफ से पूछने जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि उससे मेरा कोई याराना भी नहीं, दोस्ती भी नहीं। उसकी माँ के लिए साल और आम लेके मैं जाता भी नहीं। बहुत पुरानी बातें करते हैं वर्तमान में। मनोज जी, बहुत बात हो गई इस पर जी। महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता दे रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या बीजेपी जाति जनगणना के जो मांग है उसको डिनाई क्यों कर रही है? क्या अगर हम पे आरोप लगाना होता है तो बीजेपी टाए टाए बोलती पूरा दिन, सब यादवों ने ले लिया, सब यादवों ने ले लिया, और यादवों ने जो सरकार बनाई तो सब मुसलमानों को दे दिया, सब मुसलमानों को दे दिया। आप हम पे आरोप लगा रहे हो, मैंने तो आप पे आरोप नहीं लगाया। अगर आरोप हम पे है तो ये भैया प्रूफ कैसे करेगा? ठीक है मनोज जी, ठीक है। अब शबनम जी से जवाब लेते 10 सेकंड में। मनोज जी प्लीज, शबनम जी 10 सेकंड में जवाब, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार बिलाल भाई के पास जाऊंगा। देखिए मनोज जी बड़े नाटकीय ढंग से सारी बातें बोलते हैं, लेकिन उसमें कितना झूठ होता है इसको पकड़ पाना भी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। पर मैं बता रही हूँ कि कितना झूठ, जो मंडल का माँ बोल रहे हैं, एक अकेला लड़ रहा है, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं। नौकरी में जो आरक्षित वर्ग का प्रमोशन हुआ था उसको डिमोट कर देते हैं। आप दे दो, आज जाति जनगणना का ढोल, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज आप दे दीजिए, कर देते हैं, अभी दे दो, इसी वक्त दे दो, आई वेलकम यू। ये मंडल का मॉल याद दिला रहे हैं, तो ये मैं बीजेपी का जिंदाबाद लगा दूंगा। आप दे दो, आप बोलो टीवी डिबेट में क्या हम दलितों का दिया, रिजर्वेशन में आरक्षण उसको देंगे। जो आपके करीबी और परिवार के यादव है उन्हीं को सब जगह दिया। ठीक बात है, ठीक बात। शबनम जी बात आ गई, बिलाल सब्जवारी के पास जाएंगे। बिलाल भाई, ये वास्तव में क्या ये 2024 तक विपक्ष ये मुद्दा क्योंकि क्या जिंदा रखना चाहता है? क्या विपक्ष के पास ये बहुत मजबूत मुद्दा हाथ लग गया, और खास तौर पर जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस तरह जो क्षेत्रीय दल हैं? देखिए दुर्गेंद्र जी, जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं तो उसमें तो ये जो
जाति जनगणना की बात है और जिस रेलिवेंसी में आज इस मुद्दे को उठाया जा रहा है या जिस तरीके से इसको एक पॉलिटिकली बिल्डअप किया जा रहा है, तो इससे तो एक बात तो साफ जाहिर होती है कि भारतीय राजनीति में जिस तरह से एक धार्मिक राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति का जो एक सिलसिला काफी समय से जारी है, ये जातीय जनगणना उस धार्मिक और ध्रुवीकरण की राजनीति को एक तरह से चेक करती है, पहली बात। अब रहा जातीय जनगणना की मांग, क्या ये वास्तव में सही है या गलत है, ये अपने आप में एक डिबेट का इशू है। लेकिन अफसोस ये होता है कि बहुत सारी देश के अंदर ऐसी जातियां भी हैं जो ना तो सामाजिक रूप से पिछड़ी है, ना शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, ना आर्थिक रूप से पिछड़ी है, लेकिन वो पिछड़ी वर्ग में शामिल है। सपोज अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट समाज ऐसा है जिसके संबंध में पिछड़ा बैकवर्ड कमीशंस की रिपोर्ट्स है, लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की रिपोर्ट है कि ये इसके बारे में जो उत्तर प्रदेश में इनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया था, इस पर इसका क्या आधार था। उसी तरह जिस तरह से बनिया समाज है बिहार के अंदर, वो वहां पर पिछड़े वर्ग में आता है, लेकिन देश में कोई सा भी बनिया समाज ना तो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, ना आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ना शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। तो ये इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जिसको हमें सामने रखकर आगे बात करनी चाहिए। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, पिछले जब आप बजटरी एलोकेशंस की बात करते हैं या आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो वो पॉलिसी या बजटरी एलोकेशन जब आप साइंटिफिक रूप से उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो किसी भी बजट के लिए या किसी भी पॉलिसी के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। तो डाटा उस आधार से प्राप्त करना तो बिल्कुल सही तर्क है और ये होना चाहिए। लेकिन इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार जो केस की जो रिकमेंडेशंस हैं या उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संपन्न है उसको समय समय पर मुख्य धारा में भी लाया जाना चाहिए और उसको पिछड़ा वर्ग से बाहर कर देना चाहिए। ठीक बात। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है देश के अंदर। तो जो जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से मजबूत हो चुकी हैं वो अपने आप को खुद क्लेम करें कि हम मुख्य धारा की हिस्सा है, लेकिन जब आप सामाजिक, आर्थिक रूप से शैक्षणिक होके भी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं तो वो मेरा ख्याल है इलॉजिकल है बात और आर्गुमेंट उसको मैं एग्री नहीं करता। लेकिन जातीय जनगणना का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या सामने आ सकता है कि भारत की जो बौद्धिक संपदा है, जो एक मेरिट है, वो सीधे सीधे से प्रभावित होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप समावेशी विकास की बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं, तो इन जातियों का मुख्य धारा में आना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है कि हमें इस तरह से इसको इस तरह से डील करने की जरूरत है कि आप जब जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं तो ये किस तरह से डिसाइड होगा, क्योंकि जातियों के अंदर, खासतौर से बैकवर्ड जातियों के अंदर इतनी ज्यादा जातियां हैं, जब आप उसको जातीय जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में शामिल करेंगे तो 50% का कैप भी रिमूव होगा और उसके बाद से जो समाज की जो पिछड़ी जाती है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संपन्न है, वो बाहर भी हो सकती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसके साथ। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज के अंदर एक पहले डाटा प्राप्त होना चाहिए, उस डाटा के बाद आपकी क्या अप्रोच हो वो उसके अंदर पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं बल्कि एक नेशनल इंटेंशन से काम करना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं ओबीसी के नेता निषाद साहब के पास जाऊंगा। राम डॉक्टर निषाद जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ओबीसी महासभा के। निषाद जी, क्यों बिलाल साहब ने कहा कि भाई जो जातियां संपन्न हो चुकी हैं उनको बाहर जाना चाहिए, उनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था उनको बाहर नहीं कर सकती इस डर से कि वो नाराज हो जाएंगे। वास्तव में ओबीसी की जो जनगणना कराने की मांग और ना कराने की मांग, बिल्कुल सीधा सवाल है ये और सीधा मैं जवाब चाहता हूँ। ये क्या राजनीति से प्रेरित है? इसमें राजनीति ज़्यादा है? इन जो ओबीसी वर्ग है इसका हित कम है, राजनीति ज़्यादा है? सर तीनों बिंदु, दो बिंदु तो ये हो गए, एक शबनम पांडे जी का बिंदु हो गया। अब जनगणना जैसे कि हमारे अंसारी साहब ने बता दिया था कि वो 1800
81 में पहली संपूर्ण जातिवार जनगणना हुई थी और अंतिम बार 1931 में। देश आजाद हुआ, उसके बाद भारत का संविधान 1950 में लागू हो गया। तो जो 1951 का सेंसस हुआ, तो SC/ST का सेंसस तो हुआ, लेकिन ओबीसी का नहीं हुआ। अब आ जाते हैं मंडल कमीशन का, जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का मामला रहा। मंडल कमीशन के सिफारिश के तहत 27% आरक्षण दिया गया था। तो वह डिसीजन जो 16 नवंबर 1992 का आया, उसमें साफ साफ लिखा था क्रीमी लेयर किए गए, जो संपन्न वर्गों की, संपन्न जातियों की बात किया जा रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत जातियों की बात, तो क्रीमी लेयर तो उसी समय लग गया ओबीसी के साथ। दूसरी चीज, उसने आयोग बन गया। तीसरी बात है ये रहा कि इनका जातिगत आंकड़ा भी इकट्ठा होना चाहिए। मैं बाद में आ जाता हूं कि यह मुद्दा बार बार जो है पिछड़े वर्ग के संगठनों के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, गोपीनाथ मुंडे जी, वह भी अनवरत इस मांग को उठाते थे। और 2011 का जो सेंसस कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हुआ, उसे सोशियो इको कास्ट सेंसस कहा गया। लेकिन दुखद विषय यह रहा कि 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और अपने को पिछड़ी जाति का कहने वाले 10 नवंबर 2011 की मैं बात बताता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए, तो उन्होंने माता अमृतानंदमयी देवी के कोच्चि केरला स्थित आश्रम में उन्होंने कहा था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और शायद यह देश के पहले नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को 1 मई 2002 को ओबीसी बनाए, मोड़ घांची जाति को। इन्होंने कहा था कोच्चि के आश्रम में कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और राजनीति में बहुतों के लिए अछूत हूं, लेकिन अगला 10 वर्ष पिछड़ों और वंचितों का होगा। ये तो आप बन गए प्रधानमंत्री, पिछड़ों ने भी बड़ा समझा कि मेरा कोई रहनुमा आ गया। लेकिन खेद का विषय है कि इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 446 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, 8,000 करोड़ रुपया का बजट जनगणना के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था, यूपीए 2 की सरकार ने। नरेंद्र मोदी जी ने 446 करोड़ रुपया अलग से दिया। लेकिन 30 जून 2015 को जब आंकड़े घोषित किए गए, तो SC/ST का जातिगत आंकड़ा घोषित कर दिया गया। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, रेसलर और धार्मिक, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दी गई। और अंसारी साहब ने कहा था, हम भी कह रहे हैं कि जब कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, शेर, भालू, बंदर की गाय और भैंस की कर सकते हो और भाजपा वाले गाय को आधार कार्ड देने की बात कर सकते हो, तो पिछड़ी जाति की जनगणना आखिर कराने में कौन सा राष्ट्रीय हित है? और सबलम पांडे जी, अंग्रेजों ने भारत में जाति व्यवस्था और बड़ व्यवस्था कायम नहीं किया। अंग्रेजों ने जो है या मुगलों ने जो है मनुस्मृति का विधान नहीं लिखा। महाभारत में और श्रीमद् भगवत पुराण में जो जाति की बात की गई, वर्ण की बात की गई, क्यों आप लोग अंग्रेजों का जो है कि आपके वीर सावरकर जी जो है उनकी पेंशन पर जिंदा थे। डिरेल मत करिए निषाद जी, चर्चा को जरा दूसरी तरफ मत ले जाइए। अब इसी पे थोड़ा केंद्रित रखिए, नहीं डिरेल हो जाएगी चर्चा, क्योंकि समय बहुत कम होता है। कि जब SC/ST की धार्मिक अल्पसंख्यक की जातिवार जनगणना घोषित कर दी गई, तो ओबीसी की क्यों नहीं की गई? 5 जून। ठीक बात। अब आपका प्रश्न आ गया। मैं नवेद सिकों के पास जाऊंगा। काफी देर से नवेद भाई इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। पहले एक ब्रेक, उसके बाद नवेद सिकों से जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज। जाति जनगणना को लेकर ओबीसी मोर्चा के नेता राम लोटन निषाद ने सवाल उठाया कि भाई कछुआ, बंदर, भालू तमाम लोगों की जनगणना हो सकती है, ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं? और 2015 में जब सारे धार्मिक रूप से जो लोग थे, दिव्यांग और जो जितने वर्ग थे भारत में, उनकी जनगणना का आपने आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया, लेकिन ओबीसी को क्यों नहीं आपने आम किया, ताकि वो उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधर सके? ये बड़ा सवाल है। मैं नवेद सिकों के पास जाऊंगा, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक विश्लेषक। नवेद भाई, लगातार आप विधानसभा को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो पिछड़ों की सबसे हितैषी पार्टी है, और बीजेपी के पास एकमात्र काठ हथियार है
कि यादवों की पार्टी है, यादवों की पार्टी, बार बार करें एक ही ओबीसी को, और फिर करें इसको कराने की ज़रूरत क्या है। ओबीसी जब ये जाति जनगणना हो जाएगी तो फिर वास्तव में समाज विघटित हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये इसके पीछे की राजनीति क्या है दोनों दलों की? सर, हम आपके प्रश्न का बाद में जवाब देंगे। पहली नई चीज जो मैंने महसूस की है, मैं उस बात को व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोग लगातार जातिगत जनगणना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा हर तरफ, गली मोहल्ले में, चौराहे पर भी होने लगी है। हम लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपकी डिबेट में काबिल पैनलिस्ट बैठते हैं और कुछ नई बात निकल के आती है जो दिन भर के बाद मुझे लगा, इसी चर्चा में मैं शामिल हुआ, एक नई चीज निकल के आई जो शुरुआत अनीस अंसारी साहब ने की। मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें कौन अखिलेश यादव, कौन समाजवादी पार्टी, कौन विपक्ष, और जनगणना की अगर बात करें, जातिगत जनगणना की बात करें, तो एक चीज निकल के आई है आपकी डिबेट में, मैं उसको दोहरा रहा हूं। वो ये कि जनगणना बहुत बड़े बजट में होती है, बहुत लंबे समय के बाद होती है और लंबा प्रोसेस होता है और उसमें कई कॉलम्स होते हैं। उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें कई कॉलम्स होते हैं, तमाम धर्म भी होता है उसमें, मेल फीमेल, आयु, नौकर पेशा है, जाति को गायब करने वाली कौन शक्तियां थी। सवाल ये उठ गया है कि आखिर जाति का कॉलम क्यों गायब किया? जब सारे कॉलम्स होते हैं तो स्पेशली जाति को क्यों गायब किया गया? अच्छा, जाति की बात अगर कही जाए, लोग कहते हैं, शबनम जी ने भी ये बात कही कि जाति बंटवारा करती है, दूरियां पैदा करती है, ये एक साजिश है। मैं नहीं मानता हूं, इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि जाति हमारे क्या सिर्फ राजनीति ही नहीं होती है, दूरियां नहीं पैदा करती है, झगड़ा नहीं कराती है। जाति स्पेशलाइजेशन है हमारे क्या। अगर हम जानना चाहें कि हमारे भारत के नाव चलाने वाले कौन है तो हम जाति पे जाएंगे। अगर हम जानना चाहेंगे कि हमारे क्या बहुत अच्छा लोहार कौन है जो लोहे का अच्छा काम कर सके तो हम जाति पे जाएंगे। हम लोग रंगमंच से जुड़े हुए थे बहुत पहले, तो हमारे गुरुजी हुआ करते थे, वो जब कास्टिंग करते थे, कैरेक्टर देते थे, तो कहते थे तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा शायद उच्चारण अच्छा होगा, तुम्हें ये कैरेक्टर देते हैं। अच्छा, ब्राह्मण हो तुम, अच्छा तुम श्लोक अच्छा पढ़ लोगे। तो ये नकारात्मकता नहीं है, यह सकारात्मकता है जाति के साथ। और देश को मालूम होना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन कहां पर है, किस संख्या में हो सकता है, हमारे देश को कब कहां पे जरूरत पड़ जाए। और ये सब बातें सेकेंडरी है कि उनको अधिकार, चलिए अधिकार देने की बात भी है, बहुत जरूरी है, उनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या संख्या है। मैं छोटी सी कहानी बताता हूं आधे 5 सेकेंड में। ये कहानी का एक शुरुआत यहां से होती है कि एक गांव में गुंडई करता है एक कोई व्यक्ति है, बहुत दबंग है, वो डकैती डालता है, लोगों को मारता है, शोषण करता है और कहता है कि इस गांव में बड़े कमजोर लोग हैं। तो एक साहब थे, उन्होंने अपने, वो लोग भी कमजोर थे, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे पे नेम प्लेट की जगह रख दिया, हम 8 भाई रहते हैं इस मकान में। वो गुंडा नहीं आया। जातीय संख्या भी बताती है, यूनिटी भी पैदा करती है, ताकत भी पैदा करती है, स्पेशलाइजेशन भी पैदा करती है। तो ये बताइए कि ये साजिश किसने की थी, वो कौन ताकत थी कि प्रश्न उठ गया है। और इस प्रश्न के आगे समाजवादी पार्टी बहुत छोटी है, विपक्ष बहुत छोटा है। अब ये देश जरूर मांग करेगा। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मंडल की भी है, कमंडल की भी है, पिछड़ों की भी है, अगड़ों की भी है। करा लेगी। जब वो किसान आंदोलन में बैकफुट पे आ गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो अजय हो जाएगी। जिस वक्त पूरे तरीके से दलित पिछड़े लंबे समय के लिए भाजपा से जुड़ जाएंगे तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता। और भाजपा से नाराज हो जाए अगड़े, हो जाने दीजिए, अगड़ों की क्या संख्या है भाई, पिछड़े रहेंगे, दलित रहेंगे, मोदी जी अमर हो जाएंगे, बिल्कुल प्रधानमंत्री के पद पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा, करा ले। लेकिन दिक्कत क्या है कि जाति की जब बात होने लगती है, ये भाजपा के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि भाजपा का कंसेप्ट है हिंदुत्व और हिंदू एक, जातियों का कोई मतलब नहीं। अब क्या हो रहा है, न कवाब की बात हो रही है, न हलाला की बात हो रही है, न नकाब की बात हो रही है, न पाकिस्तान की बात हो रही है, हर तरफ असली बात आपने पकड़ी नवेद भाई। यही असली बात है कि अगर वो खांचा टूटेगा तो मुश्किल होगी जाति में। शबनम जी 10 सेकेंड, उसके बाद फाइनल कमेंट अनीस अंसारी साहब का। 10 सेकेंड आपको दूंगा, मंथन अब खत्म होने वाला है, मुश्किल से मेरे पास 20 सेकेंड है। देखिए, बात जाति जनगणना की क्यों कर रही है विपक्ष, वो भी सपा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो विकास की रफ्तार देख रही है, जो सुशासन देख रहे हैं, उसका जवाब इनके पास नहीं, इनके पास मुद्दे नहीं है। तो ये सोचते हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ये जाति जनगणना का राग ही। ठीक बात है, ठीक बात। शबनम जी आ गई। 5 सेकेंड। मनोज यादव, सुशासन है, उसको भटकाना चाहते हैं, जल्दी फटाक से 5 सेकेंड। प्रतिशत बनाम प्रतिशत की बात है।
नरेंद्र मोदी जी ने 15% को 100% प्रतिशत दे दिया और पिछड़े का जो 60% था उसका 27 का भी हक मार लिया। इतनी सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक बात है बिलाल साहब, क्या ये वजह है जो शबनम जी कह रही हैं कि सुशासन बर्दाश्त नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी से बेवजह का मुद्दा उठा रही? बिलाल साहब देखिए, सवाल ये नहीं है, जातीय जनगणना का जो पॉलिटिकल डायमेंशन वही है कि जो देश का जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है और जो एक ब्राह्मणिकल अप्रोच है, और उस समाज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली तो सभी लोग वर्ण व्यवस्था के एतबार से हिंदू माने जाते हैं, कि जातीय जनगणना इस देश के हिंदुओं को बहुसंख्यक हिंदू बनाम अल्पसंख्यक हिंदुओं में सीधा सीधा डिवाइड कर देगी, जहां बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भारी पड़ सकते हैं राजनीति। एक नया एंगल बिलाल साहब ने दिया है। ओबीसी मोर्चा के निषाद साहब हमारे साथ में हैं। कैसे कैसे कल्याण होगा? ये 5 सेकंड बड़ा कठिन काम है, लेकिन जरा बताइए मुझे आप कि ये तो एक नया एंगल बिलाल साहब ने दिया कि बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हिंदू, तो एक नया बवाल है। पानी का पानी चाहते हैं बड़े मीडिया घराने के लोगों का। जब हम लोग चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं ब्राह्मण 16% है, 15% है। तो हम तो चाहते हैं ना कि सच्चाई आ जाए ना कि ओबीसी क्या है। अरे तो ब्राह्मणों से क्या नफरत? ओबीसी को ब्राह्मणों से क्या नफरत भाई? वो तो शिक्षा देते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, अच्छे लोग हैं, क्या नफरत उनसे? चलेगा। और ये संविधान सम्मत मुद्दा है सर। 346 में 246 अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है कि जातिवाद जनगणना के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए हर दशक में जनगणना होनी चाहिए। ठीक बात है, भाजपा क्यों? ठीक बात है निषाद साहब, पूरी बात आ गई। अब 20 सेकंड में फाइनल कमेंट अनीस अंसारी साहब, उसके बाद कार्यक्रम खत्म। मसला हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी के आने की वजह से ये हुआ है कि क्योंकि अपर कास्ट हिंदू, अपर कास्ट मुसलमान, अपर कास्ट ईसाई, अपर कास्ट सिख, इनकी तादाद को मिला के 15% से ज़्यादा नहीं है। तो ये लोग हमेशा जो कम्युनल तबका है अपर कास्ट का, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, चाहे सैयद साहब हो चाहे पंडित जी हो, सबकी प्रॉब्लम ये है, और इस सर सैयद अहमद खां के ज़माने से शुरू हुई, सबकी प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसी में 85% या 90% आबादी को कैसे सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा जाए। इसलिए वो धर्म को और मजहब की पॉलिटिक्स को ओवर आर्चिंग सिस्टम के तौर पर हमेशा ला के रखते हैं। इसमें आप देख लें बिहेवियर बिल्कुल कॉमन है। अपर कास्ट मुसलमान लीडरशिप, अपर कास्ट हिंदू लीडरशिप, अपर कास्ट सिख लीडरशिप, अपर कास्ट, चारों बड़ी कम्युनिटीज के जो अपर कास्ट तबके हैं जो कम्युनल नेचर के हैं, वो हमेशा रिलीजन को बाद में लाते हैं, बीच बीच में ले आते हैं। लेकिन कास्ट अगर हो जाएगी तो इससे सारी पोल खुल जाएगी कि हमारे मुल्क में एक्चुअली जो इंडियंस है, भारतीय हैं, वो अपर कास्ट नहीं है, वो भारतीय कम है, उनकी तादाद बहुत कम है। असल भारतीय जो है ओबीसी, दलित और औरतें हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया नवेद सिको साहब, बहुत शुक्रिया राम लोटन निषाद साहब, मनोज यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का और उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अपने फाइनल कमेंट में अनीस अंसारी साहब ने बड़ी पते की बात कह दी। वो कह रहे हैं कि ये सारा खेल अपर कास्ट का है। भागवत जी भी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे सभी जो तोड़ फोड़ वाला मसला है ना, जो जातियों में बटा, ये वो सब, ये अपर कास्ट का है। अंसारी साहब कुछ उससे अलग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अपर कास्ट डोमिनेट करती हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, इनमें जितने अपर कास्ट हैं, चाहे मुसलमान सवर्ण हो, चाहे सिख सवर्ण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो भी अपर कास्ट है वो 85 बनाम 15% 10% जो है 85 पर राज करना चाहता है, और इसीलिए ये गोल 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 घुमाते रहते हैं। अब वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाएंगे, आपको लगेगा कि क्या ये कोई सदन है या युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र का मैदान। मामला कुरुक्षेत्र के पास का ही है। दिल्ली की जो एमसीडी है उसमें आज कमेटियों का चुनाव था, और मतदान के दौरान भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षद ऐसा भिड़े,